हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू एजुकेशन राइज। प्रिय विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी, कंप्लीट रिवीजन कर रहे हैं और आज हमारा चौथा चैप्टर है और इस चौथे अध्याय में हम पढ़ेंगे अपना प्राथमिक क्रियाएं। तो विभिन्न जो आर्थिक क्रियाएं होती है, इसमें सबसे पहली जो क्रियाएं होती है, जो बेसिक क्रियाएं जो होती है, जो कृषि पर निर्भर होती है, वो प्राथमिक क्रिया कहलाती है। तो आज के हमारे इस अध्याय में हम पढ़ेंगे प्राथमिक क्रियाओं के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि हमारा आज का जो ये चैप्टर है, इसमें जो सिलेबस है इस चैप्टर का वो क्या क्या है। तो देखो, सिलेबस इस चौथे चैप्टर का जो सिलेबस है उसमें हम पढ़ेंगे प्राथमिक क्रियाएं। प्राथमिक क्रियाओं में हम पढ़ेंगे आखेट, प्राथमिक क्रियाओं में हम पढ़ेंगे बच्चों आखेट एवं भोजन संग्रह। फिर हम पढ़ेंगे पशुचारण, उसके बाद चलवासी पशुचारण, वाणिज्य पशुधन पालन कृषि, आदिम कालीन निर्वाह कृषि, गैन निर्वाह एवं रोपण कृषि। फिर हम पढ़ेंगे विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, मिश्रित कृषि, डेयरी कृषि, भूमध्य सागरीय कृषि बाजार के लिए सब्जी खेती और उद्यान कृषि, सहकारी कृषि, सामूहिक कृषि, खनन कार्य को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारक और खनन की विधियों के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। तो ये है आज का सिलेबस और इस तरीके से हम एक एक करके सारी चीज़ों को यहाँ पे पढ़ लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे आर्थिक क्रियाएं क्या होती है। तो बच्चों, प्राथमिक क्रियाएं जो है ना, ये एक प्रकार की आर्थिक क्रिया होती है और आर्थिक क्रियाएं जो है वो क्रियाएं होती है जिनसे हमें आय प्राप्त होती है। ठीक है, आर्थिक क्रियाएं। तो आर्थिक क्रियाएं ऐसी क्रियाएं होती है जो मनुष्य को, जो ये क्रियाएं जो होती है जिनसे हमें आय प्राप्त होती है, और इन आर्थिक क्रियाओं को हम विभिन्न अलग अलग जो है क्रियाओं के रूप में विभाजित करते हैं, जिसमें पहली आती है प्राथमिक क्रियाएं। ठीक है, विभिन्न क्रियाएं जो होती है जिसमें पहली आती है प्राथमिक क्रियाएं। जो पहली प्रकार की क्रियाएं होती है वो होती है प्राथमिक क्रियाएं। फिर आती है द्वितीय क्रियाएं, द्वितीय क्रियाएं। फिर आती है तृतीय क्रियाएं। तीसरे नंबर की जो क्रियाएं होती है वो होती है तृतीय क्रियाएं। और फिर होती है चतुर्थक क्रियाएं। तो ये चार प्रकार की आर्थिक क्रियाएं होती है। ठीक है, ये चतुर्थक क्रियाएं, तो ये चार प्रकार की होती है आर्थिक क्रियाएं। अब हम बात करेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे हमारे आज के इस अध्याय में प्राथमिक क्रिया है। तो देखो, प्राथमिक क्रिया क्या है। प्राथमिक प्राथमिक क्रियाएं, तो प्राथमिक क्रिया ऐसी क्रियाएं होती है जो मुख्य रूप से भूमि पर आधारित जो कृषि कार्य किए जाते हैं, जो आखेट और जो मछली पालन किया जाता है, उसके अंतर्गत वो प्राथमिक क्रियाएं आती है। ठीक है ना, मतलब प्रत्यक्ष रूप से मनुष्य क्या करता है कि प्राकृतिक पर्यावरण पर ही निर्भर रहता है। इस प्रकार की प्राथमिक क्रियाओं में मनुष्य की जो आजीविका का मुख्य साधन होता है वो होता है प्राकृतिक, जो है एक प्रकार की जो प्राकृतिक जो गतिविधियां होती है, प्रकृति पर आधारित जो गतिविधियां होती है वो इसमें शामिल की जाती है। इसमें आप मान लीजिए भूमि होती है, इसमें है ना, भूमि है इसमें, साथ ही साथ इसमें खनिज जो है वो भी आता है, साथ ही साथ वन उपज से संबंधित जितनी भी क्रियाएं जो होती है, वन उपज वो इसमें आती है, वन उपज से संबंधित चीजें जो है वो इसमें आती है। इसके अलावा यहाँ पर जो है ना, जो जल से संबंधित होती है चीज़ें, जैसे मछली पालन है या और भी जल से संबंधित जो चीज़ें होती है वो भी इस प्राथमिक क्रियाओं में शामिल की जाती है। ठीक है, और भोजन संग्रह करना, इस तरीके की जो सारी क्रिया है, लकड़ी काटना, वन उपज मतलब यहाँ पे आ गया वन उपज। तो वनों से जो फल फ्रूट है, उनका जो लकड़ी है, इमारती लकड़ियाँ हैं, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल की जाती है। नेक्स्ट आगे हम बढ़ेंगे। इसके बाद में जो है ना, पहला अगर हम बात करें तो आता है आखेट और भोजन संग्रह। आखेट और भोजन संग्रह होता है। तो इसमें क्या होता है कि मनुष्य के जो प्राचीनतम व्यवसाय, जो शुरुआत में अगर हम देखें तो मनुष्य के जो प्राचीनतम व्यवसाय था वो था आखेट करना। और आखेट, आखेट का मतलब होता है शिकार, है ना, आखेट का मतलब होता है शिकार।
तो पहले क्या करता था मनुष्य, शिकार पर निर्भर था, अपना भोजन प्राप्त करने के लिए आखेट करता था, शिकार करता था और साथ ही साथ खाद्य पदार्थों का संग्रह करता था। एक तो होता था आखेट और दूसरा होता था खाद्य पदार्थों का संग्रह, है ना, खाद्य पदार्थों का संग्रह। तो इस तरीके से मनुष्य जो है वो अपना जीवन जीता था, खाद्य पदार्थों का संग्रह करता था। तो इस तरीके से व्यक्ति जो है वो अपना जीवन व्यतीत करता था। भोजन संग्रह का अर्थ होता है बच्चों अपनी जरूरत के लिए भोजन इकट्ठा करना, ठीक है। तो मनुष्य को जितनी आवश्यकता होती थी, आज की तरह पहले नहीं कमाता था व्यक्ति, खाली पेट भरता था अपना, ये क्रिया होती थी। अब अगर भोजन संग्रह और जो प्राथमिक आखेट जो है, ये प्राचीनतम आर्थिक क्रिया मानी जाती है। यहाँ से छोटा प्रश्न बन सकता है कि प्राचीनतम आर्थिक क्रिया कौन सी है, तो भोजन संग्रह और साथ ही साथ क्या रहेगा, आखेट, ठीक है। ये दो चीजें हैं, तो याद रखिएगा प्राचीनतम आर्थिक क्रिया है, ये प्राचीनतम आर्थिक जो गतिविधियां हैं, प्राचीनतम आर्थिक गतिविधियां हैं, तो प्राचीनतम आर्थिक क्रियाएं बच्चों रहेगी। अगर प्रश्न यहां से बनता है प्राचीनतम आर्थिक क्रिया क्या है, तो रहेगा आखेट और भोजन संग्रह, ठीक है ना। भोजन का संग्रह करना, भोजन इकट्ठा करना और साथ ही साथ था आखेट, ये दो प्राचीनतम आर्थिक क्रियाएं मानी जाती है, ठीक है। अब हम देखेंगे प्रमुख विभिन्न जो पशुचारण की बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट रहेगा पशुचारण। पशुचारण का मतलब क्या होता है कि पशुओं पर जो है वो पशुओं पर से रिलेटेड जो आर्थिक क्रिया होती है, पशुओं पर निर्भर रहना, पशुपालन करना, पशुओं से जो उपज होती है उसके आधार पर अपना जीवन यापन करना। और इसमें विशेष रूप से जो पशुचारण होता है, मतलब इनके बड़े बड़े झुंड होते हैं और ये लोग फिर पशुओं को लेकर के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, उनको चराने का काम करते हैं, वो पशुचारण कहलाता है। एक प्रकार से हम देखें जो पशुचारण होता है ना, इसमें एक होता है चलवासी पशुचारण, है ना। चलवासी पशुचारण का मतलब बच्चों ये होता है कि ये जो अपने पशुओं को, क्योंकि बड़े बड़े झुंड होते हैं पशुओं के इनके पास, और ये पशुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर मौसम के अनुसार लेकर के जाते हैं, चराते रहते हैं। तो एक होता है चलवासी पशुचारण। उसके बाद अगर हम दूसरा बात करें तो होता है वाणिज्य पशुपालन। दूसरा है वाणिज्य पशुपालन, ठीक है। और फिर इसमें आता है आदिमकालीन निर्वाह कृषि। फिर आएगा विस्तृत वाणिज्य कृषि, मतलब इसके विभिन्न जो है वो ये सारे के सारे क्षेत्र है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिखा देता हूं। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे अगर पशुचारण में अगर हम विभिन्न चीजों की बात करें तो आदिमकालीन निर्वाह कृषि हो गया। उसके बाद फिर है विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, और इसमें स्टेपीज और यूरेशिया, उत्तरी अमेरिका का प्रेरीज, अर्जेंटीना का पंपास, दक्षिण अफ्रीका का वेल्स, ऑस्ट्रेलिया का डाउन्स, न्यूजीलैंड का कैंटबरी घास के मैदान, ये सारे जो है वो प्रमुख क्षेत्र हैं यहाँ के। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे डेयरी कृषि है। डेयरी कृषि के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें डेयरी कृषि के जो प्रमुख क्षेत्र हैं वो है उत्तरी पश्चिमी यूरोप, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि आदि। फिर आता है सहकारी कृषि में पश्चिमी यूरोप के डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, ये क्षेत्र आते हैं। फिर आता है पुष्पोत्पादन, इसमें न्यूजीलैंड जो कि विशेष रूप से ट्यूलिप के जो पुष्प होते हैं उनके लिए विशेषज्ञता रखता है। फिर आता है उद्यान कृषि, इसमें पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका। मिश्रित कृषि जो अत्यधिक विकसित भाग जैसे उत्तरी अमेरिका और ये यूरोशिया का कुछ भाग है। और फिर आता है सामूहिक कृषि, और सामूहिक कृषि के लिए सोवियत संघ जाना जाता था, और सोवियत संघ में सामूहिक कृषि की जो क्रिया होती थी उसे कोलक होज के नाम से जानते थे बच्चों। अब पशुपालन की अगर हम बात करें, पशुपालन जो है इसमें विभिन्न जलवायविक दशाओं में रहने वाले लोगों ने उन क्षेत्रों में पाए जाने वाले पशुओं का चयन करके उन्हें पालतू बनाया, और भौगोलिक कारकों एवं तकनीकी विकास के आधार पर
वर्तमान में पशुपालन व्यवसाय निर्वहन कृषि अथवा व्यापारिक स्तर पर किया जाता है। तो अब बहुत विस्तृत स्तर पर पशुपालन किया जाने लगा और इनसे जो है वो ये अपनी आय करते हैं और कमाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे अगला क्वेश्चन है चलवासी पशुचारण। अब पशुचारणों की अगर बात करें तो इसमें पहला आता है वो चलवासी। इससे क्या होता है, चलवासी पशुचारण में समुदाय अपने पालतू पशुओं के साथ पानी एवं चारागाह की उपलब्धता एवं गुणवत्ता के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते रहते हैं। तो ये देखते हैं जहाँ पे पानी उपलब्ध होगा मौसम के अनुसार, जब मौसम बदलता है तो जैसे ग्रीष्म ऋतु आती है तो ये लोग पहाड़ों की तरफ चले जाते हैं, सर्दी की ऋतु आती है तो पहाड़ों से उतर के फिर मैदानों की तरफ चले जाते हैं। तो ऐसे स्थान बदलते रहते हैं। इसके बाद दूसरा आता है वाणिज्य पशुधन। वाणिज्य पशुधन पालन एक निश्चित स्थान पर विशाल क्षेत्र में फार्म बना करके किया जाता है। अब ये घूमते नहीं है, इनका अपना एक निर्धारित स्थान होता है, बड़े बड़े इनके जो है वो फील्ड्स होते हैं और वहाँ पर ये रह करके पशुपालन करते हैं। उनके चारे की व्यवस्था स्थानीय रूप से की जाती है, वहीं पर उनको चारा उपलब्ध करा दिया जाता है। ये घूम घूम के चारे के लिए नहीं घूमते हैं। चलवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुपालन में अंतर क्या है? तो देखो चलवासी पशुचारण में मुख्य अंतर तो यही है कि वो घूमते रहते हैं, है ना, चलते रहते हैं। जैसे आप ये रेवड़ देख रहे हो, ये भेड़ों का जो रेवड़ है और ये पहाड़ी क्षेत्र है, तो ये लोग जो है वो रेवड़ चलाते रहते हैं और घूम घूम के इनको चराते हैं। तो चलवासी पशुचारण में पशुपालक समुदाय चारे और जल की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हैं और यहाँ पूंजी जो है ना, ये पूंजी प्रदान नहीं है, पशुओं को प्राकृतिक परिवेश में ही पाला जाता है। विशेष पूंजी इसमें कोई विशेष खास नहीं मिलती है। पशुओं की देखभाल, पशु प्राकृतिक रूप से बड़े होते हैं और उनकी जो है वो विशेष देखभाल नहीं की जाती है। पशुओं के प्रकार, इसमें चलवासी पशु में एक ही समय में विभिन्न प्रकार के पशु रहते हैं। जैसे सहारा और एशिया के मरुस्थलों में भेड़, बकरी और ऊंट पाले जाते हैं। तो ये जो क्रिया है ये आती है चलवासी पशुचारण में। इसके बाद में, और ये क्षेत्र जो है ये पुरानी दुनिया तक ही सीमित है और इनके 3 प्रमुख क्षेत्र हैं। ये है उत्तरी अफ्रीका के अटलांटिक तट के अरब प्रायद्वीपीय जो क्षेत्र है, फिर आता है यूरोप और एशिया के टुंड्रा प्रदेश जो मतलब जो ठंडे इलाके होते हैं, और फिर आता है दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका और मेडागास्कर द्वीप। वाणिज्य पशुपालन की अगर बात करें तो इसका अर्थ क्या होता है, वाणिज्य पशुधन पालन एक निश्चित एक स्थान पर विशाल क्षेत्र में फार्म बना करके किया जाता है और उनके चारे की व्यवस्था स्थानीय स्तर पर की जाती है। आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे एक ये फार्म बना हुआ है ना, ये बाड़ा है और इस तरीके से बड़े बड़े फार्म बने होते हैं कई हेक्टर क्षेत्र में, और उसमें वो विशाल स्तर पर पशुओं को पालते हैं, चारा वगैरह सब वहीं से वो उपलब्ध कराते हैं, फिर उनका दूध और उनका और बाकी जो उपज होती है वो सारी बेच करके और ये वाणिज्यिक स्तर पर अपना पैसा कमाते हैं। ठीक है, तो ये हमने इसमें देख लिया। और इसमें क्षेत्र के हिसाब से फिर पशुओं को पाला जाता है। अगर ठंडे प्रदेश है तो ठंडे प्रदेश में पाए जाने वाले पशुओं को ही पाला जाएगा, अगर गर्म प्रदेश है तो गर्म प्रदेश में रहने वाले पशुओं को ही पाला जाता है। अब बात करेंगे हम कृषि की। तो कृषि की बात करें तो पहली जो है हमारा वो आता है निर्वाह कृषि, है ना, निर्वाह कृषि। अब देखो निर्वाह कृषि का तात्पर्य क्या है कि इसमें निर्वाह हो जाए, खाली इस प्रकार की खेती की जाती है जिससे आजीविका चल जाए लोगों की। तो निर्वाह कृषि जो है इस तरह की खेती जमीन के छोटे टुकड़ों पर होती है, ज़्यादा बड़े पैमाने पर नहीं होती है, छोटे छोटे जो व्यक्तिगत भूमि होती है जिनके लोगों की इस तरीके से करते हैं। इस तरह की खेती में आदिम औजार और परिवार या समुदाय के श्रम का इस्तेमाल किया जाता है। प्राचीन काल के जो औजार है, जो परंपरागत औजार है, उन्हीं का प्रयोग किया जाता है और घर परिवार के लोग ही उसमें शामिल होते हैं। ये खेती मुख्य रूप से मानसून पर और जमीन की प्राकृतिक उर्वरा पर ही निर्भर करती है। अगर बारिश नहीं हुई तो ये खेती नहीं हो पाती है। निर्वाह कृषि को 2 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। ये जो निर्वाह कृषि है इसमें एक तो होता है आदिम निर्वाह कृषि, पहली तो है आदिम निर्वाह कृषि और दूसरी होती है इसमें गैन निर्वाह कृषि। ठीक है, ये इसको हम 2 भागों में विभाजित करते हैं। आदिकालीन निर्वाह कृषि जो होती है इसमें क्या होता है कि कृषि का वह प्रकार जिसमें कृषक अपने और अपने परिवार के भरण पोषण हेतु उत्पादन करता है, यह है आदिकालीन निर्वाह कृषि। इसमें केवल परिवार का भरण पोषण हो जाए, परंपरागत रूप से खेती की जाती है। इसमें उत्पाद बिक्री के लिए नहीं होते हैं। आदिमकालीन निर्वाह कृषि का जो इसमें जो उपज होती है वो घर के लिए होती है, प्राचीन रूप है, और जिसे स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। इसमें खेत स्थायी नहीं होते हैं। जैसे मान लीजिए जंगली इलाका है, पहाड़ी इलाका है, तो ये लोग क्या करते हैं, भूमि के किसी भाग पर खेती करते हैं। जब वो उसका उपजाऊपन जब समाप्त हो जाता है तो वहां से फिर वो चले जाते हैं दूसरे स्थान पर, फिर वहां पर खेती करते हैं और ऐसे करके थोड़े थोड़े दिनों बाद अपनी जो वो बदलते रहते हैं स्थान। आदिकालीन निर्वाह कृषि की विशेषता बच्चों देखें
तो इसमें क्या होता है, खेत के आकार छोटे होते हैं और कृषि की जो पद्धति होती है वो पुरानी पद्धति होती है। इसमें एक क्षेत्र विशेष के जंगल या वनस्पतियों को काट करके जला करके उसको साफ किया जाता है और फिर खेत का उपजाऊपन समाप्त होने पर उसे फिर उस भूमि को छोड़ दिया जाता है और फिर दूसरी भूमि पर चले जाते हैं। औजार इसमें पारंपरिक होते हैं, जैसे लकड़ी, कुदाली, फावड़े, परंपरागत औजारों से ही खेती की जाती है। और किस क्षेत्र में होती है ये आदिमकालीन निर्वाह कृषि, ध्यान रखना, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जहाँ आदिम जाति के लोग कृषि कार्य करते हैं, और विशेष करके अफ्रीका है, उष्णकटिबंधीय दक्षिण और मध्य अमेरिका है, और साथ ही साथ दक्षिण पूर्वी एशिया का क्षेत्र है। तो इन क्षेत्रों में जो है वो आदिमकालीन निर्वाह कृषि की जाती है। इसी कृषि का दूसरा जो भाग था वो था निर्वाह कृषि का दूसरा जो रूप था वो था गहन निर्वाह कृषि। तो गहन निर्वाह कृषि में क्या होता है कि इस कृषि को भी मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक तो है चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि और एक है चावल रहित गहन निर्वाह कृषि। तो पहले हम बात करेंगे चावल प्रधान जो गहन निर्वाह कृषि है उसकी। तो इस प्रकार की कृषि में लोग परिवार के भरण पोषण के लिए बच्चों भूमि के छोटे टुकड़े पर काफी बड़ी संख्या में लोग चावल की कृषि में लगे रहते हैं और यहाँ भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। तो यहाँ पर चावल की कृषि जो है वो बड़े पैमाने पर की जाती है, सब लोग जो है वो उसमें लगे रहते हैं। जैसे मान लो ये चावल की रोपाई कर रहे हैं, है ना। चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि की मुख्य विशेषता क्या होती है, मुख्य फसल। तो देखो इसमें मुख्य फसल क्या है कि इसके नाम से पता चलता है चावल प्रधान, तो मतलब यहाँ पे चावल ही चावल ज्यादा बोया जाता है। तो इसमें चावल प्रमुख फसल होती है और साथ ही साथ सिंचाई जो है वो वर्षा पर निर्भर करती है, बारिश पर ही निर्भर करेगा। खेतों के आकार की अगर बात करें तो अधिक जनसंख्या घनत्व के कारण खेतों का आकार छोटा होता है, खेत एक दूसरे से दूर भी होते हैं। फिर इसमें श्रम की बात करें तो श्रम भूमि का गहन उपयोग होता है और यंत्रों की अपेक्षा मानव श्रम पर अधिक महत्व इसमें जो है वो दिया जाता है और इस कार्य में कृषक का पूरा परिवार जो है वो लगा रहता है। प्राकृतिक खाद भूमि की उर्वरता बनाए रखने के लिए पशुओं के गोबर और हरी खाद का उपयोग इसमें किया जाता है और विशेष करके मानसून पर भी जो है वो खेती निर्भर रहती है। दूसरी है चावल रहित गहन निर्वाह कृषि। तो इस कृषि में चावल मुख्य फसल नहीं होती है, इसके स्थान पर जैसे गेहूं, सोयाबीन, इस प्रकार की जो फसलें होती है वो इसमें बोई जाती है। और इसमें क्या होता है कि चावल रहित गहन कृषि की मुख्य विशेषता यह है, यह कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां पर चावल की फसल के लिए पर्याप्त वर्षा नहीं होती है, क्योंकि चावल के लिए ज़्यादा पानी चाहिए। तो जहाँ पे चावल की लिए उपयुक्त तो जब जहाँ पे जलवायु नहीं होती तो वहाँ पे इस प्रकार की कृषि की जाती है और इस प्रकार की कृषि में भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक रहता है, खेत बहुत छोटे और बिखरे होते हैं, मशीनों के स्थान पर खेती अधिकतर पशुओं के द्वारा होती है और इसके जो क्षेत्र है वो उत्तरी कोरिया, उत्तरी जापान, मंचूरिया, गंगा सिंधु मैदानी भाग, भारत आदि। तो देखो दोनों में क्या होता है, चावल प्रधान में चावल ही बोया जाता है, तरीके वही होते हैं, और चावल रहित में चावल के स्थान पर गेहूं है, सोयाबीन है, इस प्रकार की फसलें बोई जाती है। और दूसरा अंतर यह है कि चावल प्रधान जो होता है उसमें मुख्य रूप से वर्षा पर निर्भर होता है, जबकि इसमें जहां वर्षा कम होती है उन क्षेत्रों में भी कृषि की जाती है। अगली कृषि नेक्स्ट कृषि की अगर बात करें तो बच्चों आता है रोपण कृषि। अब इसमें रोपण कृषि जो है ना ये एक व्यापारिक कृषि होती है। रोपण कृषि व्यापारिक कृषि है और इसके अंतर्गत बाजार में बेचने वाली चीजें जैसे चाय है, कॉफी, कोको, रबड़, कपास, गन्ना, केले, अनानास आदि के पौधे लगाई जाती है। तो यहाँ ध्यान रखना रोपण कृषि में आ सकता है कि निम्न में से कौन सा, ऑब्जेक्टिव टाइप में अगर प्रश्न बने कि भाई निम्न में से कौन सा एक रोपण कृषि का उदाहरण नहीं है, तो ये ऑप्शन आएंगे, इसमें से कोई एक नहीं होगा, तो आप लोग इनको याद रखिएगा। यह है रोपण कृषि का एक उदाहरण, आप देख सकते हैं। अब रोपण कृषि की मुख्य विशेषता अगर हम देखें तो इसमें खेत का आकार बहुत बड़ा होता है। रोपण कृषि में बड़े बड़े खेत होते हैं और पूंजी जो है ना बागानों की स्थापना और उन्हें चलाने रख रखाव के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता भी पड़ती है। तकनीकी और वैज्ञानिक विधियों इसमें देखें तो उच्च तकनीकी प्रबंध और वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। एक फसली कृषि, यह एक फसली कृषि है जिसमें एक फसल का ही उत्पादन किया जाता है और इसमें श्रम जो है ना इसमें काफी अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है, श्रमिक स्थानीय लोगों को ही लगाया जाता है। परिवहन के साधन सुचारू रूप से विकसित होते हैं, मतलब फसल को इधर उधर ले जाने के लिए, और बाजार जो है वो बाजार से काफी नजदीक होते हैं ये, है ना। इसमें ये जो है ना यूरोप और अमेरिका
जो है वो अपने अपने हिसाब से यहाँ पे खेती की जाती है। नेक्स्ट आता है स्थानांतरित कृषि। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, स्थानांतरित कृषि जो है ना, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर थोड़े थोड़े समय के बाद में जो की जाती है उसको स्थानांतरित कृषि में आएगा। फिर एक होता है झूम खेती। झूम कृषि वैसे स्थानांतरित कृषि का एक दूसरा रूप है। इस प्रकार की कृषि में क्षेत्रों की वनस्पति को काटा और जला दिया जाता है, वहां पर खेती करते हैं लोग, ठीक है। और फिर जो राख होती है उस राख को पूरे खेत में बिखेर दिया जाता है। बड़ी उपजाऊ होती है राख जो है वो खेती के लिए। तो इस प्रकार जो है वो खेतों को करते हैं। इसमें खेती पुराने औजारों से की जाती है। मिट्टी का उपजाऊपन समाप्त हो जाता है तो उस स्थान को छोड़ दिया जाता है और फिर नए स्थान पर चले जाते हैं। फिर आता है मिश्रित कृषि। इस प्रकार की कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन दोनों एक साथ किए जाते हैं, इसीलिए इसे मिश्रित कृषि कहा जाता है। कृषि भी की जाती है, खेतीबाड़ी भी होती है और साथ ही साथ पशुओं का पालन भी होता है। मिश्रित कृषि की विशेषता है, चारे की फसलें मिश्रित कृषि का मुख्य घटक हैं। चारे वाली फसलें ध्यान रखना। इस कृषि में खेतों का आकार मध्यम होता है, न तो ज्यादा बड़ा होता है न ही छोटा होता है। इसमें बोई जाने वाली फसलें जो है वो गेहूं है, जौ, राई, जई, मक्का, कंदमूल और ये प्रमुख फसलें हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे और ये जो क्षेत्र होते हैं जिसमें यूरेशिया के कुछ भाग, दक्षिणी महाद्वीप आदि जो समशीतोष्ण अक्षांश वाले जो क्षेत्र हैं वहां पे ये खेती की जाती है। फिर आता है दहन कृषि। इस प्रकार की कृषि में क्षेत्रों की वनस्पति को काटा और जला दिया जाता है। दहन का मतलब ही होता है जलाना, तो उसको जला दिया जाता है वनस्पति को, और जला करके फिर वहां पर जो राख होती है उसको बिखेर करके खेती की जाती है, ठीक है। इसके बाद आता है विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। तो अभी हमने पढ़ा, उसके अलावा अब नेक्स्ट जो है वो विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। ये कृषि जो होती है ना, ये कृषि मध्य अक्षांशों के आंतरिक अर्ध शुष्क प्रदेशों में की जाती है। इस कृषि की मुख्य फसल होती है गेहूं। ध्यान रखना, ये पूछा जा सकता है कि विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की मुख्य फसल क्या है, तो वो होती है गेहूं। अन्य फसलें जो है मक्का है, जौ है, राई है, जई है, इस प्रकार की जो है वो फसलें होती है। और इनको सब कुछ जो है वो मशीनों पर निर्भर करता है, क्योंकि बड़े पैमाने पर यह खेती की जाती है और ये काम मशीनों से ही हो सकता है। इस प्रकार की कृषि में जो क्षेत्र है वो यूरेशिया का जो स्टेपीज घास के जो मैदान होते हैं, उत्तरी अमेरिका के प्रेरीज घास के मैदान, अर्जेंटीना के पंपास, दक्षिण अफ्रीका के वेल्स, ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स, न्यूजीलैंड के कैंटरबरी के मैदान जो है, यहाँ पर यह विशाल पैमाने पर खेती की जाती है। अब बात करेंगे ऋतु प्रवास की। तो ऋतु प्रवास का मतलब क्या होता है बच्चों, कि नए चरागाहों की खोज में चलवासी पशु चारक समतल भागों और पर्वतीय क्षेत्रों में लंबी दूरियां तय करते हैं। गर्मियों में ये मैदानी भाग से पर्वतीय क्षेत्र में चले जाते हैं और शीत ऋतु में पर्वतीय भाग से मैदानों में चले जाते हैं। तो ये ऋतु प्रवास कहलाता है। मतलब ऋतु आई तो फिर इन्होंने प्रवास कर दिया, फिर ऋतु चेंज हुई फिर प्रवास कर दिया। एक होता है ट्रक कृषि होता है, मतलब उसमें केवल सब्जियों की खेती की जाती है, और सब्जियों की खेती विशेष करके जो नगरीय क्षेत्र होता है उसके आसपास के जो सब नगरीय क्षेत्र होते हैं यहाँ पर की जाती है। और सब्जियों की खेती होती है वहाँ पे ट्रक बाजार के मध्य की दूरी रात भर में तय करते हैं, इसलिए इसे ट्रक खेती कहते हैं। नेक्स्ट अगली जो हमारी रहेगी खेती, यहाँ पे आप ये जो है वो एक उदाहरण है। फिर आता है डेयरी कृषि। तो यह एक विशेष प्रकार की कृषि होती है जिसके अंतर्गत जो है वो पशुओं को दूध के लिए पाला जाता है ना, उसे डेयरी कृषि कहते हैं। उनके स्वास्थ्य, प्रजनन, चिकित्सा आदि पर विशेष ध्यान दिया जाता है। बहुत विशाल पैमाने पर जो है वो पशुओं का पालन किया जाता है और इनके दुग्ध उत्पादन के लिए विशेष रूप से पाला जाता है। तो पशुओं के लिए छप्पर, घास संचित करने के लिए भंडार और दुग्ध उत्पादन के लिए अधिक यंत्रों का प्रयोग के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। और इसमें पशुओं को चराना, दूध निकालना आदि कार्यों के लिए वर्ष भर श्रम की भी आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, अब है भूमध्य सागरीय कृषि। तो यह कृषि भूमध्य सागरीय जलवायु वाले प्रदेशों में की जाती है और विशेष प्रकार की कृषि है जिसमें विशेष करके खट्टे फलों का उत्पादन किया जाता है। तो ये ध्यान रखना, यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि खट्टे फलों का उत्पादन किस प्रकार के इलाकों में होता है। तो जो भूमध्य सागरीय जो कृषि होती है, इलाके होते हैं, वहां पर ये कृषि की जाती है, ठीक है। और इसे शुष्क कृषि भी कहते हैं। गर्मी के महीने में अंजीर और जैतून पैदा होता है। शीत ऋतु में यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में फलों और सब्जियों की मांग बढ़ती है, तब इसी क्षेत्र से इसकी आपूर्ति जो है वो की जाती है। इस क्षेत्र में जो है वो अच्छे किस्म के अंगूर उच्च गुणवत्ता वाली शराब बनाने के लिए जो है वो पैदा किए जाते हैं। फिर आता है सहकारी कृषि और सामूहिक कृषि। तो देखो, सहकारी जो कृषि है, सहकारी कृषि में कृषक स्वेच्छा से अपने संसाधनों को समाहित करके सहकारी संस्था बना करके कृषि करते हैं। कुछ किसान मिल करके एक संगठन बना करके ये कृषि करते हैं। इस कृषि में व्यक्तिगत फार्म अक्षुण्ण रहते हैं, मतलब खुद का खेत तो रहेगा लेकिन सब मिल करके खेती करेंगे। सहकारी समितियां कृषकों को सभी रूपों में सहायता करती है।
सहकारी समितियां अपने उत्पादों को अनुकूल शर्तों पर बेचती है। ठीक है, फिर डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, स्वीडन आदि देशों में इस प्रकार की खेती प्रचलित है। सामूहिक कृषि की अगर बात करें तो सामूहिक कृषि में उत्पादन के साधनों का स्वामित्व संपूर्ण समाज का होता है और सामूहिक श्रम पर आधारित होती है। सामूहिक खेती, सब लोग मिलकर के खेती करेंगे। सामूहिक कृषि में कृषक अपने सभी संसाधनों को मिलाकर के कृषि करते हैं, किंतु भूमि का छोटा सा हिस्सा अपने अधिकार में रख भी सकते हैं। सामूहिक कृषि में सरकार सभी तरह का नियंत्रण करती है और इसमें उत्पादन का जो मूल्य निर्धारित किया जाता है उस पर सरकार का नियंत्रण होता है। और रूस जो है वो रूस में सामूहिक कृषि का प्रचलन है विशेष करके, और सामूहिक कृषि को सोवियत संघ में कोला खोज के नाम से जाना जाता है। फिर आता है खनन। तो देखो खनन अलग अलग प्रकार के, यहाँ पे खनन के बारे में भी जान लेते हैं। भू प्रपटी से मूल्यवान धात्विक और अधात्विक खनिजों को निकालने की जो क्रिया होती है वो खनन कहलाती है। जमीन में से जो आप खोद करके निकालते हैं चीजों को, ये दो प्रकार का होता है, एक तो भूमिगत खनन और एक होता है धरातलीय खनन। ठीक है, पहले बात करते हैं भूमिगत। तो इसे कूपकीप खनन भी कहते हैं, है ना। ये भूमिगत खनन बहुत जोखिमपूर्ण और असुरक्षित होता है। सुरक्षात्मक उपायों और उपकरणों पर अत्यधिक जो है वो खर्च किया जाता है। तो कूपकी खनन क्यों कहते हैं? जैसे कुएं अंदर घुसते हैं कुएं की तरह उसे खोद करके, तो कूपकी खनन इसे कहते हैं। जैसे खदानें होती है और ये खदानें काफी गहरी होती है, काफी रिस्क भी रहती है। यहाँ पे वेदन मशीन, माल ढोने की गाड़ियां, वायु संचार आदि आदि पर जो है वो खर्च भी किया जाता है। फिर होता है दूसरा है धरातलीय खनन। तो धरातलीय खनन होता है, उसे विवृत खनन भी कहा जाता है। धरातलीय खनन अपेक्षाकृत आसान, सुरक्षित और सस्ता होता है। इस खनन में सुरक्षात्मक उपाय और उपकरणों पर अतिरिक्त खर्च अपेक्षाकृत कम होता है कूपकी खनन की बजाय, और खनिजों के भंडार धरातल के निकट ही कम गहराई में पाए जाते हैं। ज्यादा बहुत गहरा जाने की आवश्यकता इसमें नहीं होती है। खनन को प्रभावित करने वाले कारक भौतिक कारक है और आर्थिक कारक है। भौतिक मतलब वहाँ की जलवायु, श्रम, ये सारी चीजें देखी जाती है। आर्थिक कारक में जो है वो खनिजों की मांग, जो तकनीक है उसका, उस चीजों का, ये सारी चीजें वहाँ पे ध्यान दिया जाता है। विवृत खदान ये हम पढ़ चुके हैं। तो इस तरीके से बच्चों ये हमारा आज का चैप्टर था जिसमें हमने प्राथमिक क्रियाएं पढ़ा है, और नेक्स्ट हमारा कल का जो रहेगा अध्याय उसमें हम पढ़ेंगे द्वितीय क्रियाएं। और ये कंप्लीट जो नोट्स हैं, ये कंप्लीट नोट्स आपको हमारे ऐप में मिलेंगे। हमारे ऐप का बच्चों नाम है एजुकेशन राइज, लिंक इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है जिसका मैं नंबर आपको दे देता हूँ, आप मुझे मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो पहले तो ऐप का नाम है एजुकेशन राइज, है ना, एजुकेशन राइज। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। और दूसरा हमारा नंबर आप नोट कर लीजिए 9079622989। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।